अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है न्यूटन्स लॉज एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सब दोस्तों से, सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन, नए आने वाली वीडियो और नए आने वाला टॉपिक टाइमली आपके पास पहुँच सके और आपकी स्टडी में किसी किस्म की हर्डल ना आए। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। टॉपिक है न्यूटन्स लॉज, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूटन ने 3 लॉज दिए हैं। दूसरी चीज उन्होंने साथ बताई है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को महफूज करना, बचा के रखना। बिजली के बिल आते हैं ना, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या होता है कि बिजली को महफूज करें, बचा के रखें, गैर जरूरी इस्तेमाल ना करें। ये एक कौमी सरमाया है, इसको बचा के रखें। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको सिस्टम का और आइसोलेटेड सिस्टम का पता होना चाहिए, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। पहले आपको पता होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, तब आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पता होगा। तो स्टूडेंट्स, चीज़ें आपस में इकट्ठी करती जाएं। बुक में लिखा हुआ है कि बाउंड्री वॉल के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को आप अगर रखते हैं तो वो एक सिस्टम होगा। इसको मैं ऐसे एलेबोरेट करूंगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में मिल के काम करेंगी तो वो एक सिस्टम होगा। अक्सर हम लिखा हुआ था ना, फलां स्कूल सिस्टम, फलां सिस्टम, फलां सिस्टम। या हम कहते हैं यार ये तो सिस्टम का फॉल्ट है। एक पीसी है आपका, वो भी एक सिस्टम है, चीज़ें मिल के काम कर रही हैं। सीपीयू अपना काम कर रहा है, माउस काम कर रहा है, कीपैड है, आपका मॉनिटर है, ये चीज़ें मिल के एक सिस्टम बन जाती हैं। इस तरह एक गाड़ी है, उसके अंदर एक इंजन लगा हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, मिल के काम करती हैं, वो एक सिस्टम है। उसी तरह हमारी सियासत है, वो पूरे मुल्क को चला रहे हैं, उसमें निज़ाम बने हुए हैं, वो भी एक सिस्टम है। ऐसा सिस्टम जो कि बाकी एनवायरनमेंट से ना कोई चीज़ ले ना उसको दे, तो हम उसको कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। यानी कि वो बिल्कुल खुदकार सिस्टम है, एनवायरनमेंट का कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं पड़ रही और वो भी एनवायरनमेंट के साथ कोई चेंजिंग नहीं ला रहा। इट मीन्स वो आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है? अलहदा कर देना। अक्सर आप हॉस्पिटल में जाते होंगे, लिखा होता है आइसोलेशन वार्ड। आइसोलेशन वार्ड का क्या मतलब होता है? कुछ मरीज ऐसे हॉस्पिटल में आते हैं जिनको ऐसी बीमारी होती है जो वबा की सूरत में दूसरे बंदे को लग सकती है या दूसरे बंदे में ट्रांसफर हो सकती है। उस मरीज को बाकी मरीजों से अलग रख दिया जाता है। अलग रूम्स बने हुए होते हैं, उनको कहते हैं आइसोलेटेड रूम्स या आइसोलेटेड वार्ड्स। वो मरीज उस वार्ड के अंदर ही रहते हैं, उससे बाहर नहीं आ सकते और वो बीमारी उस वार्ड तक ही महदूद रह जाती है, उस कमरे तक महदूद रह जाती है, तो वो फैलती नहीं है। इसी तरह एक ऐसा सिस्टम जो कि फुली आइसोलेटेड हो, ना तो बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लग रही हो और ना ही वो बाहर की किसी फोर्स के साथ इंटरेक्शन कर रहा हो या एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहा हो, तो उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसकी मिसाल ऐसे भी देता हूँ, थर्मस होता है, थर्मस फ्लास्क जिसको कहते हैं, जिसमें हम चाय या गर्म पानी डालते हैं। उसमें जो हीट एनर्जी होती है, ना तो वो बाहर की एनवायरनमेंट के साथ घुल मिल जाती है, कम होती है, और ना ही ज़्यादा होती है, ना ही बाहर का टेम्परेचर उसको मैटर करता है। आप उसमें गर्म चाय या गर्म पानी डाल के रखते हैं, बेशक उसको ठंडी जगह पे भी रखी रखें या गर्म जगह पे रखी रखें, उसका जो इंटरनल टेम्परेचर होगा वो सेम रहेगा। उसके इंटरनल टेम्परेचर की वजह से बाहर के टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उसमें हीट मौजूद है, बाहर ठंडा कमरा है, वो कमरा उस गर्म पानी की वजह से गर्म नहीं होगा, क्योंकि वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। वो अपने अंदर ही एक काम कर रहा है, ना बाहर से कोई चीज़ ले रहा है ना उसको दे रहा है। तो यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सिस्टम क्या होता है। ग्रुप ऑफ थिंग्स होती हैं, मिलके काम कर रही होती हैं, और अगर वो बाकी एनवायरनमेंट के साथ किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन लेन देन ना कर रही हो तो उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अभी हमने पढ़ा आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ती, ना ही वो इंटरेक्शन करता है। इट मीन्स के यहाँ पे हमारी नेट फोर्स 0 हो जाएगी, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स उसके ऊपर काम ही नहीं कर रही, नेट फोर्स हो जाएगी 0। अब हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था F
नेट इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। नेट फोर्स टोटल मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम होती है। अब इस सूरत में देखें तो हमारे पास नेट फोर्स 0 है, इसलिए हम नेट फोर्स को 0 लिखेंगे। 0 इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। क्योंकि नेट फोर्स 0 थी तो हमने नेट फोर्स की जगह 0 लिख दिया। बाकी न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था इन टर्म ऑफ मोमेंटम हमने निकाला था, उसकी वैल्यू हमने निकाली थी डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो एफ नेट की जगह हम 0 लिख देंगे, बाकी इक्वेशन को उसी तरह ही हम यहाँ पे उतार लेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्योंकि जो टोटल मोमेंटम था वो इनिशियल से फाइनल की तरफ गया था, तो फाइनल में से हम इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं। तो हमने पी फाइनल माइनस पी इनिशियल और टाइम सिंपल इसको डेल्टा टी लिख देंगे। अब चूंकि यहाँ पे नेट फोर्स 0 थी, 0 की वजह से इसमें किसी किस्म का कोई मोमेंटम नहीं आया। जो इनिशियल मोमेंटम था वो ही फाइनल मोमेंटम है, इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं देयरफॉर पी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी। हम पढ़ चुके हैं कि मास एंड वेलोसिटी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मोमेंटम होता है। मेरा हाथ है, मैस है, जब वेलोसिटी में मैं ऐसे करूंगा तो एक मोमेंटम बन जाएगा एक मुक्के की सूरत में। अब चूंकि इसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों बराबर हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम फाइनल वी फाइनल इज इक्वल टू एम इनिशियल वी इनिशियल। कि फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर था। मोमेंटम की वैल्यू थी एम वी, हमने एम और वी यहाँ पे लिख दिए। वी यहाँ पे वेलोसिटी है, मास वेलोसिटी नहीं है, तो इनके ऊपर हम वेलोसिटी का साइन भी लगा देंगे। अब चूंकि हमारे पास इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बिल्कुल बराबर है, इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम के ऊपर किसी किस्म की नेट फोर्स नहीं पड़ी। तो इट मीन्स कि इस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, इसका जो पूरा मोमेंटम है वो एक कांस्टेंट है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ी। तो इसका मतलब ये है कि इसकी एनर्जी कंजर्व्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या? वो कहता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि हम एनर्जी को ना तो खुद से पैदा कर सकते हैं ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। जो एनर्जी कायनात में मौजूद है हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, नई एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। लेकिन ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। एक गाड़ी का इंजन है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्यूल से मिलती है। फ्यूल जलता है, उसमें इग्निशन पैदा होती है, उसके अंदर जो पंप्स हैं वो अपना काम करते हैं, उसकी वजह से फ्लाई व्हील को एक्सेलरेशन मिलती है, उसके साथ टायर लगे हुए होते हैं, टायर गाड़ी को आगे लेके चले जाते हैं। अब यहाँ पे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। उसी तरह हाइडल पावर है, उसमें एनर्जी है, उस एनर्जी को आप इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को आगे फिर हम कंज्यूम करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में ले आते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं, उस एनर्जी में ले जाते हैं। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती जाती है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होती, ना ही बनती है। तो इसका मतलब ये है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ेगी तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, जिस तरह चल रही थी उसी तरह ही चलती रहेगी, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब बुक में एक मिसाल दी गई है जिसमें एक गन और बुलेट को दिखाया गया है। अब दोनों का एक एक मैस है। गन का मैस है, मैस ऑफ गन का लेते हैं एम और साथ जी, क्योंकि ये गन का मैस है, और मैस ऑफ बुलेट है, ये भी मैस है और बी से शो हो गए। इसको कैपिटल जी के साथ लिखेंगे और इसको कैपिटल बी के साथ लिखेंगे। अब ये दोनों का मैस है। अब बुलेट गन के चैम्बर के अंदर पड़ी हुई है, फायरिंग पोजीशन में पड़ी हुई है, लेकिन फायर नहीं हुआ,
इसलिए गन का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो 0 होगा। इनिशियल मोमेंटम 0 होगा जब तक वो बुलेट फायर नहीं होगी, उसमें मोमेंटम नहीं बनेगा। वो एक मैच की सूरत में पड़ी हुई है और गन भी एक मैच की सूरत में पड़ी हुई है और दोनों एक सिस्टम में मौजूद हैं, ग्रुप टुगेदर हो चुके हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सिस्टम वो होता है कि जिसमें चीज़ें ग्रुप टुगेदर होती हैं, इकट्ठी हुई होती हैं। अब आपने बुलेट और गन को इकट्ठा कर दिया, एक सिस्टम में ले आए। बुलेट और गन दूर दूर पड़े थे, वो एक सिस्टम नहीं था, अब वो एक सिस्टम में आ गए हैं। दोनों का मास ये है और इनिशियल मोमेंटम 0 है। इट मीन्स के P इनिशियल इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक ये कंडीशन है। इसके बाद क्या होता है, आप ट्रिगर को प्रेस करते हैं, एक धमाका होता है और बुलेट एक डायरेक्शन में एक वेलोसिटी के साथ निकल जाती है। रेक्टिलिनियर मोशन इसको कहते हैं। ये गन थी, बुलेट फायर हुई, निकल गई, एक वेलोसिटी और डायरेक्शन के साथ बुलेट निकल गई। अब बुलेट की जो फाइनल वेलोसिटी होगी, बुलेट चूंकि एक वेलोसिटी के साथ निकली है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट को हम शो करेंगे। वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू V और B, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब सेम टाइम पे अगर आपने खुद फायरिंग की हो या किसी को फायरिंग करते हुए देखा हो, जब आप बुलेट फायर करते हैं तो आपकी राइफल पीछे की तरफ एक झटका मारती है, बुलेट उस डायरेक्शन में निकलती है और राइफल का जो बट होता है आपके शोल्डर को, या आपके हाथ में पिस्टल है तो आपका हाथ यूं हो जाता है। तो ये क्या होता है कि राइफल या पिस्टल बैक साइड पे एक वेलोसिटी की तरफ आते हैं, चूंकि वो हमने हाथ में ग्रिप की हुई होती हैं, इस वजह से वो पीछे नहीं जाती, एक झटका मारती हैं और हम उसको होल्ड कर लेते हैं। इसको कहते हैं राइफल का रिकॉइल हुआ है। रिकॉइल मीन्स कि एक झटका हुआ है। सेम टाइम में रिकॉइल करेगी राइफल, रिकॉइल ऑफ राइफल इज इक्वल टू, ये भी चूंकि एक वेलोसिटी के साथ पीछे हुई है तो ये भी एक वेलोसिटी है गन की। अब दोनों की वेलोसिटीज निकल आई हैं, बुलेट उस डायरेक्शन में गई है और सेम राइफल बैक साइड पे आई है। अब यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा है, एक्शन रिएक्शन हुआ है। पहले हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज किया था, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी निकाली थी, वो 0 थी। अब यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखें तो एक वेलोसिटी उधर गई है, एक इधर गई है। जब हम इनको कैंसिल करेंगे आपस में तो हमारी फाइनल वेलोसिटी जो निकलेगी वो भी 0 निकल जाएगी। वेलोसिटी फाइनल इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये दोनों वेलोसिटीज डिफरेंट डायरेक्शन में थी, एक दूसरे को इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब अकॉर्डिंग तो थर्ड लॉ वेलोसिटी फाइनल भी 0 हो गई है। इट मीन्स के फाइनल मोमेंटम ये भी 0 हो गया है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा इनिशियल मोमेंटम 0 था, अब हमारा फाइनल मोमेंटम भी 0 है। हम इसको ऐसे लिख देंगे, मोमेंटम फाइनल इज इक्वल टू मोमेंटम इनिशियल, ये दोनों मिलके 0 है, दोनों 0 है। जहाँ जहाँ पे वेलोसिटी और मोमेंटम की बात होगी वहाँ पे हमने एरो हेड लगाने हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है। फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम ये हमने निकाला था सेकंड लॉ से, ये हमने थर्ड लॉ से निकाला, दोनों की सूरत में ये 0 है। और बुलेट का जो मोमेंटम था PB प्लस गन का मोमेंटम था वो भी 0 है। अब बुलेट के मोमेंटम में उसकी मास एंड वेलोसिटी आएगी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 0 और मास ऑफ गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो बुलेट का मोमेंटम और गन का मोमेंटम दोनों सूरतों में 0 है। मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू 0। क्योंकि मास एंड वेलोसिटी मिलके मोमेंटम बनते हैं। P बुलेट और P गन दोनों को 0 कर चुके हैं पहले, मोमेंटम भी 0 होगा आगे। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं mgvg इज इक्वल टू माइनस mvvb। वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल निकालनी है कि उसने रिकॉइल कितना किया था, तो हम वेलोसिटी ऑफ गन निकालेंगे इज इक्वल टू माइनस mvvb ओवर मास ऑफ
गन। अब यहाँ पे देखें ये नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि हमारी जो गन थी और बुलेट थी इनकी डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम मुख्तलिफ थी। एक ने इस तरह मोमेंटम लिया, दूसरी ने उस तरह मोमेंटम लिया। टोटल मोमेंटम निकल आया 0, लेकिन ये इनकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। चूंकि जो बुलेट थी उसका मास छोटा था, गन का मास ज्यादा था। अब हमें यह भी पता है कि जिस चीज का मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। छोटी चीज ज्यादा वेलोसिटी से आगे जाएगी क्योंकि उसका इनर्शिया छोटा है, बड़ी चीज का इनर्शिया ज्यादा है, वो कम वेलोसिटी से आगे जाएगी। अब बुलेट का इनर्शिया कम था, वो ज्यादा वेलोसिटी से आगे गई है। गन का इनर्शिया ज्यादा था, इसलिए उसने झटका बुलेट की वेलोसिटी की निस्बत कम लिया और उसको आपने ऐसे ही अपने शोल्डर के साथ या अपने हाथ के साथ बर्दाश्त कर लिया। लेकिन बुलेट की चूंकि इनर्शिया थोड़ा था, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, उसको आप हाथ से रोक नहीं सकते थे। तो ये था हमारा न्यूटन्स लॉज एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने न्यूटन के दोनों लॉज को यूज़ किया। दोनों सूरतों में देखा कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है, दोनों लॉ की सूरत में हमने देखा कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों सूरतों में बराबर है। फाइनल मोमेंटम में जो वेलोसिटी आई थी, एक चीज़ की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, दूसरे की उस डायरेक्शन में थी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन उनका जो फाइनल मोमेंटम था वो 0 था। राइफल ने रिकॉइल किया और बुलेट आगे की तरफ निकल गई। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम था, इसने बाहर से ना कोई एनर्जी ली, ना कोई फोर्स ली, ना ही कोई बाहर की तरफ फोर्स ट्रांसफर की। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और जाहिद इकबाल को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।